अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्रेंस ऑफ वाटर। अक्रेंस ऑफ वाटर से ये मुराद नहीं कि पानी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। हम इस वीडियो में परसेंटेज देखेंगे क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं। इसके परसेंटेज ये समंदर में कितना पानी है, ग्लेशियर में कितने परसेंट है, अंडरग्राउंड वाटर कितने परसेंट है, हमारे लिए कितने परसेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा समंदर का पानी क्यों कड़वा है, अंडरग्राउंड वाटर क्यों फ्रेश है, क्यों मीठा है, ये चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट से। जो फर्स्ट वन पॉइंट है, फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस अर्थ के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनमें सबसे ज़्यादा वाटर मौजूद है। अगर अर्थ जो है, अर्थ में 97% वाटर मौजूद है, 70% यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर 70% वाटर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सोर्स है या जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है या जो चीज़ है, जिस तरह प्लांट है उसके साथ अगर कंपेयर करें, जिस तरह सॉइल है उसके साथ अगर कंपेयर करें, जो भी चीज़ है इस अर्थ के ऊपर उनमें सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इट इज़ ए वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंस। ये वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है या ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत से चीज़ें हल होते हैं। अब उस चीज़ों को या तो हम खाते हैं या उसको हम लैब में यूज़ करते हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। तो वाटर क्या है, गुड सॉल्वेंट है। क्या है, गुड सॉल्वेंट है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ अबाउट 1.33 क्यूबिक किलोमीटर। यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया हुआ है वो कितना है, 1.33 क्यूबिक किलोमीटर। क्यूबिक किलोमीटर का क्या मतलब है, अगर हम 1 किलोमीटर इस तरह जाए, फिर 1 किलोमीटर इस तरह जाए, फिर 1 किलोमीटर इस तरह जाए और 1 किलोमीटर इस तरह जाए, तो इससे 1 क्यूबिक किलोमीटर बन जाता है। मान लो इस तरह 1 किलोमीटर का एक टैंक हमने बना दिया या एक ऐसा डब्बा है जो हमने बना दिया, 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ, इस तरफ, चारों तरफ, तो इससे 1 क्यूबिक किलोमीटर बन जाता है। अब 1 क्यूबिक किलोमीटर में आप वाटर डालें, उसमें कितना पानी आएगा। इसी तरह अगर हम 1.33 बिलियन, सॉरी यहाँ पे बिलियन है, क्या है, 1.33 बिलियन, मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसा टैंक बनाए जो वो कितना हो, 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर हो, तो उसमें टोटल पानी आ सकता है जितने वाटर अर्थ पे मौजूद है। अब 1 बिलियन जो है वो 1 अरब के बराबर है। 1 बिलियन कितने के बराबर है, 1 अरब के बराबर है। मतलब ये है कि 1 अरब 33 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर अगर हम इस तरह डब्बा बनाए तो उसमें ये पानी आ सकते हैं। ये एस्टिमेट लगाया हुआ है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम आते हैं कि अगर यहाँ पे जो 70% वाटर है अर्थ के ऊपर, अगर इसको हम 100% मान लें तो कितने कितने परसेंट वाटर कहाँ पे मौजूद है, कितने कितने परसेंट वाटर कहाँ पे मौजूद है। ठीक, तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि द ओशियन कंटेन मोर देन 97%। ये 70% वाटर जो है अर्थ के ऊपर, यहाँ पे ये 70% वाटर है। ठीक, इसको अगर हम 100 मान ले तो इसमें 97% वाटर जो है वो समंदरों में होता है। किस में होता है, समंदरों में। बाकी जो 3% है वो कहाँ पे है, ग्लेशियर, आइस केप, अंडरग्राउंड, इनलैंड। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखें।
ये टोटल 70% वाटर हमने 100% मान लिया। ये 97% ओशियन है। बाकी जो 3% है वो आपको ग्लेशियर में मिलेंगे। इसके अलावा आपको आइस केप में मिलेंगे। इसके अलावा अंडरग्राउंड आपको मिलेंगे। जिस तरह हम ट्यूबवेल निकालते हैं, ट्यूबवेल जो है वो क्या करता है, अंडरग्राउंड पानी निकाल लेता है बाहर। इस तरह हैंड पंप है, ये अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इनलैंड वाटर जो है ये टोटल 3% आता है। इसके अलावा बाकी ये 97% समंदर में होते हैं। अब हम आते हैं कि इनलैंड वाटर का क्या मतलब है। इनलैंड वाटर, अब यहाँ पे इनलैंड का मतलब बताया हुआ है कि वो पानी जो रिवर में प्रेजेंट हो, मतलब दरियाओं में हो, जिस तरह दरिया सिंध है, दरिया रावी है, दरिया चिनाब है, ये पानी जो है ये इनलैंड में आता है। इसके अलावा झीलों में जो है पानी जो है, जिस तरह झील सैफुल मलूक है, ये क्या है, लैंड में आता है। इसके अलावा इनलैंड में ये क्या है, इंग्लैंड में आता है। इस तरह कैनाल, जिस तरह नालियाँ है या नहरें वगैरह है, ये पानी इनलैंड वाटर में आता है। इसके अलावा स्ट्रीम, नदियाँ वगैरह जो है, ये वाटर इनलैंड में आता है। इसके अलावा अगर बारिश हो जाए और ज़मीन गीला हो, जिस तरह कीचड़ वगैरह हो, तो वो क्या है, इनलैंड वाटर है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो वाटर मौजूद है वो भी इनलैंड वाटर में आता है। एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होगा, या तो फॉग के फॉर्म में होगा या क्लाउड होगा। वाटर वेपर जो है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक वाटर है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगर वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में है या वो क्लाउड फॉर्म में है, तो फिर भी ये क्या होगा, H2O होगा। ऐसा नहीं है कि वो बुखारात में कन्वर्ट हुआ तो वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इसका जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हुआ, वो सॉलिड से या लिक्विड से बुखारात में कन्वर्ट हुआ, बाकी वही H2O है। ठीक, इसके अलावा अब इस परसेंटेजों से हम ये पता चलता है कि जो 97% वाटर है ओशियन में वो कड़वा पानी है। क्या है, कड़वा पानी। अगर समंदर में पानी है तो समंदर का पानी कड़वा होता है, तो इट मीन के 97% कड़वा पानी है। बाकी जो 3% है, जो अंडरग्राउंड है या जो ग्लेशियर है या जो पहाड़ों के ऊपर चोटियां हैं या दरियाओं में बह रहे हैं या झीलों में वाटर है या क्लाउड है, ये 3% जो है ये फ्रेश वाटर है। क्या है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से मुराद कि ये पीने के काबिल है और समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि समंदर का पानी जो है वो कड़वा होता है, लेकिन जैसे ही ये क्लाउड बन जाता है तो फिर क्लाउड का पानी जो है फ्रेश वाटर बोलते हैं, उसको हम पी सकते हैं। या वो आ जाए, बारिश हो जाए, अंडरग्राउंड चले जाए, दरियाओं में चले जाए, नहरों में चले जाए, वो फिर मीठा पानी होता है। तो ये क्यों समंदर वाला कड़वा और दरिया ये वगैरह मीठा है। तो ये इस तरह कारोबार होता है कि समंदर में जो है साल्ट डिज़ाल्व होते हैं। समंदर की जो पानी है उसमें साल्ट डिज़ाल्व होते हैं। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पे लिक्विड वाटर जो है वो बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, मतलब यहाँ पे इनसे बुखारात उठते हैं। बुखारात किस फॉर्म में होगा, H2O फॉर्म में होगा। अब टेम्परेचर इतना है कि वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बल्कि यहाँ पे जो साल्ट प्रेजेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो वो उसी तरह समंदर में रह जाता है, पानी ऊपर चला जाता है। पानी जब ऊपर चला जाता है तो वो फिर मीठा बन जाता है। मीठा बन के फिर जो है रेन के फॉर्म में नीचे ज़मीन की तरफ है, या जो है बर्फ़बारी होती है कई इलाकों पे, फिर उस फॉर्म में नीचे आते हैं। फिर उस पानी को हम यूज़ करके, इस्तेमाल करके डेली लाइफ में, तो वो इस तरह मीठा बन जाता है। बाकी समंदर का पानी इसलिए कड़वा होता है क्योंकि उसमें जो साल्ट है वो डिज़ाल्व हो जाते हैं। जिस तरह NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट वहाँ पे डिज़ाल्व हो जाते हैं।
इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये 3% वाटर जो है इसमें हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, इन 3% में ह्यूमन रिक्वायरमेंट कितना है फ्रेश वाटर की, तो उसको यहाँ पे आप लोग लिखे। तो फ्रेश वाटर नीडेड फॉर ह्यूमन रिक्वायरमेंट इन ओनली 0.2%। रिक्वायरमेंट में पीने का पानी भी आता है, धोने का पानी भी आता है, नहाने का पानी, इसके अलावा कानों वगैरह में यूज़ करने का पानी, ये हमारा क्या है रिक्वायरमेंट है। तो इंसानों के लिए कितने परसेंट रिक्वायरमेंट है, 0.2%। 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से सिर्फ 0.2% हमारा या ह्यूमन का रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब हम आते हैं कि ये 3% जो है, 3% फ्रेश वाटर जो है, इसको अगर हम 100% मान ले तो इसमें कितने परसेंट अंडरग्राउंड वाटर है, कितने परसेंट जो है ग्लेशियर में प्रेजेंट है, कितने परसेंट जो है दरियाओं या झीलों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख ले, ये जो परसेंटेज आप लोगों को नज़र आ रहा है 69%, ये ग्लेशियर या पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ पड़ा हुआ है ये परसेंटेज है। मतलब ये फ्रेश वाटर है लेकिन 69% ग्लेशियर के फार्म में मौजूद है। इसके अलावा अंडरग्राउंड जो परसेंटेज है वो 30% है। मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है वो कितने परसेंट है फ्रेश वाटर, 30%। इसके अलावा दरियाओं, झीलों, नदियों, नहरों, ये जो है ये सिर्फ 1% है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। इसको आप लोग ज़रूर नोट करें क्योंकि ये MCQs में आता है। किस में आता है, MCQs में। बाकी तो हमें पता है कि दरियाओं में रहते हैं पानी, ग्लेशियर के फार्म में होते हैं, बारिश के फार्म में होते हैं, क्लाउड के फार्म में होते हैं, लेकिन परसेंटेज का हमें पता नहीं होता। परसेंटेज आप लोग ज़रूर नोट करें क्योंकि ये आ सकता है पेपर में भी, टेस्टों में भी, जिस तरह मेडिकल टेस्ट है, एटा के टेस्ट है। इसके अलावा एग्ज़ाम में जो MCQs आते हैं उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।